ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? मिस्टर मुइज, आपको आवाज आ रही है? हेलो मुइज साहब, आपको आवाज आ रही है? जुबैर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन है? अयाज? जी सर, अयाज बात कर रहा हूँ सर। मुइज है, अयाज है और जहेब है। हाँ जी, ठीक है। अपना ये जी सर। वीडियो बेशक बंद करें ताकि आपकी जो वो हो वो ज्यादा उस पर लोड ना आए। जी सर। चले 2-4 मिनट वेट करते हैं, अगर 2-4 लोग और आते हैं तो दिन 20 की। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन जी? कौन है आप? सर क्या हाल है सर? मुइज और जोहेब? ज़ुहैब हूँ सर, क्या हाल है सर? ठीक हो? हाँ ठीक है, चलिए गुड। जी तो सर। आप अपना म्यूट कर ले, अपना स्पीकर पे। 2-4 लोग आते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। सर एक और आगे है सर। हाँ, कौन? मुस्तजीब? और भी है कोई? चले वी स्टार्ट। आप सबको आवाज आ रही है?
सिर्फ अनम्यूट करके यस कर ले ताकि सर ओके। और आपको प्रेजेंटेशन भी नजर आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी शुरू करते हैं ताकि इसमें बाद में हम इनको दे भी सके। ओके जी, आज अगले एक आधे घंटे की हम एक क्विक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन देंगे जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे। कैन यू जस्ट जो लोग एक दो पहले थे, कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन द फ्रेश फॉर्म एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन द हार्डन फॉर्म? हाँ जी, कुछ आप कैन यू कमेंट ऑन दिस? जी मुईज, आई थिंक मुईज आप थे, आप अनम्यूट करें। कोई प्रॉपर्टीज आप हमें बता सकते हैं कंक्रीट की जो फ्रेश फॉर्म में कौन सी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज होती है जो हमें एज इंजीनियर पता होने चाहिए? और हार्डन जब वो हार्ड हो जाए, when the concrete becomes hardened, so what are the properties we normally check as engineer and technologists? Can you just comment anybody in the जी class? जी सर। सर फ्रेश Yes, सर सर फ्रेश कंक्रीट सर वर्केबिलिटी सर वर्केबिलिटी स्लम लूज सेग्रीगेशन basically, बिल्डिंग yes, the ease of placing the concrete in the formwork, that is called workability. हाँ, वर्केबिलिटी सर। और और इसमें स्लम लूज what test कौन सा हम यूज करते हैं? What test we are using for measurement of the workability of concrete? सर वर्केबिलिटी सर स्लम लूज टेस्ट सर। Yeah, फ्रेश कंक्रीट slum loss स्लम test, टेस्ट। some slum loss test, ठीक है। और what are और the other properties? अदर प्रॉपर्टीज विल बी सर सेग्रीगेशन एंड बिल्डिंग सर। ब्रीडिंग, और उसके अलावा हमने बात की थी सेटिंग टाइम की, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम। एंड व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज इन हार्डन स्टील, हार्डन कंक्रीट? जब कंक्रीट हार्ड हो जाए तो फिर कौन सी प्रॉपर्टीज हम नॉर्मली देखते हैं? Sir, they will begin strength sir, strength of concrete, hard concrete strength sir, strength को हम Strength is normally the concrete, most common strength of concrete we normally measure is the compressive strength, ठीक है? और sir durability sir। Durability and many other tensile strength, models of elasticities पे थोड़ी हम आज बात करेंगे, but the Yes sir। most important is compressive strength because the concrete is very strong in the compression, ठीक है ना? So Yes that's sir। why it is used in a compression material. और ये भी हमने बात की थी कि they are tested with the help of cubes and cylinders. There are Yes sir। methods. The British method includes the testing of 6 inches by 6 inches by 6 inches cube, whereas the American ACI code tests the 28 days cylindrical strength, और ये cylinder जो है वो 6 inches dia and 1 foot depth. So we check the property of compressive strength in the compressive testing machine, and then we determine the compressive strength of the concrete. Yes sir। आज हम थोड़ी इन्हीं बातों को थोड़ा आगे लेके जाएंगे कि what is meant by modulus of elasticity? What is modulus of elasticity? What is Hooke law? आप लोगों ने सुना है कोई modulus of elasticity क्या है? What is modulus of elasticity? सर ये सर इलास्टिसिटी किसी भी सर किसी भी चीज की वो लिमिट जहां तक वो उसमें सर थोड़ा सर उसमें झुकाव पैदा होने की सलाहियत फाइनल सर थोड़ा उसमें इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी, और उसमें क्या है कि वंस द लोड इज अप्लाइड टू द मटेरियल, तो मटेरियल क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है, वो अपनी शेप चेंज करता है, एंड व्हेन द लोड इज रिमूव्ड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड फॉर्म। इलास्टिसिटी। उर्दू में इसको हम लचक कहते हैं। लचक क्या है? जब भी कोई चीज पे हम लोड डालें तो उसका जो शक्ल है या उसकी जो डिफॉर्म हो जाता है उसका, लेकिन जो ही हम उससे वो लोड हटा देते तो वो अपनी ओरिजिनल हालत पे आने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। यस सर। इलास्टिसिटी।
और जाहिर है कि जितनी कोई चीज में लचक ज्यादा होगी उसकी डिफॉर्मेशन तो होगी, अपनी जगह पे वापस वो आने की कोशिश करेगी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये क्या है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? सर क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस सर वो जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें पैदा होने वाली शुरू में जो अमल होता है सर, उसमें जो झुकाव, उसमें जो व्हाट इज द यस व्हाट इज द डेफिनेशन क्या है? ये तो यू आर एक्सप्लेनिंग इट, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? if सर I व्हेन yes, if I apply a force F or P, यस एक सर सरफेस पे अगर हम एक लोड अप्लाई करें P and the area of the surface is A, then what will be the stress? stress when we force apply any body sir, then the initial time sir, the body will be changed. Simply If आप body लोग ये याद रखें कि stress is simply the force applied per unit area। लिख लें, the force applied per unit sir, area। yeah, For example, if the surface area of a cube is 36 inches square, 6 inches by 6 inches का एक एरिया है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 36 inches square। और अगर इस पे हम 1000 पाउंड अप्लाई करें तो हमारे पास जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 36, और इसको हम yes sir, कहेंगे पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर। So the stress is basically the load applied or the force applied per unit area. And the what are the units of the stress? Stress के units क्या है? stress की units pound per second, No, pounds, pounds per square inches, not per yes, second। हाँ, और इसमें अगर हम दूसरे सिस्टम में जाए तो वो फिर पाउंड्स की जगह क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में जाए, एसआई सिस्टम में जाए, तो वहां पे फोर्स फोर्स जो है वो किलोग्राम या न्यूटन, yes sir, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन Newton, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वहां पे it will be in the other, it will be kilo newton, because the force the unit of force in the standard international system is kilo newton or newton। ठीक है ना? और वहाँ yes sir, एरिया का जो द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या इंच स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो वहां पे द यूनिट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन? सर when उसमें सर जो चेंज पैदा होते हैं, जब स्ट्रेस पैदा होता है उसमें जो तब्दीली आ जाती है सर, the change of body, the shape, the body change it shape sir, after लेकिन applying force, बात सही है, after applying stress. ये तो शेप है, बट व्हाट इज द डेफिनेशन? मैं तो डेफिनेशन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिनोमेना, आई एम आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन। जिस तरह हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, area यानी अगर मैं स्ट्रेस को सिग्मा से नोट करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक, इफ आई, तो ये होगा, मतलब अगर मैं स्ट्रेस को ये अभी अब लिखता हूं तो दिस विल बी, ये आपको सामने कुछ नजर आ रहा है? yes sir, स्ट्रेस इज, ये इसका यूनिट है। अगर मेरा लोड है P और elastic, और एरिया A है, तो स्ट्रेस विल बी व्हाट? P पर यूनिट एरिया। ये आपको नजर आ रहा है? area, P बाई A। yes, yes sir, हाँ, तो दी स्ट्रेस का जो ये अभी सिग्मा यूज करते हैं, दिस इज बेसिकली दी नोटेशन फॉर दी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स area, को F भी लिख ले, P भी लिख ले। तो अगर हम मैंने जिस तरह एग्जांपल दिया कि अगर हम एक क्यूब जिसका 6 उसमें 100 पाउंड हम डालते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6/6। 6 उसकी लंबाई है और 6 उसकी चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 6/6। तो ये जो भी आता है ये आपका इतना पाउंड्स पर स्क्वायर इंच हो जाएगा। PSI क्या हो जाएगा? PSI, क्योंकि आपका पाउंड्स लोड जो है वो पाउंड्स में है,
और so this is basically the definition of stress, that the stress is equal to simply the force per unit area. Strain क्या है? What is strain? और strain को हम यूज करते हैं से ये एप्सिलॉन से, इस तरह ये जो भी नीचे लिखा है ना, इज लाइक ई, छोटा वो गोल ई होता है, एप्सिलॉन स्ट्रेन इसको हम कहते हैं। तो स्ट्रेन का क्या, व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन? सॉरी सर, अगर मैं आपको एक बड़ा सिंपल, अगर आपके पास एक मटेरियल है जिसकी लंबाई 10 इंच है, और जब आपने उस पे लोड अप्लाई किया, ठीक है ना जी, तो वो 12 इंच हो गया। क्या हो गया? यस सर, 12 इंच। तो चेंज कितना आ गया आपका? 2 इंच। यस सर। ये कोई और साहब आ रहे हैं, इनको एडमिट करते। अच्छा, तो हमारे पास जो इंक्रीज कितना है? 12 मनफी 10, ठीक है ना? 12 मनफी 10। तो मैं इसको इधर लिखता हूँ 12 इंचेस, इसकी माइनस में करता हूँ 10, ठीक है? और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 10 इंच। 10। यस 10। सर। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन, डेल्टा एल। बात समझ गए? डेल्टा Yes, मींस sir. change in length divided by total length is equal to strain. So strain is basically the unit Ratio. the ratio between the change in length divided by the total length Yes, sir. is called strain. Sometimes इसको हम simple अगर आप लिख ले तो लिख ले के unit change in the length of an object or of a body, the unit change in the length of, ठीक है? तो ये चेंज भी इंच में है और टोटल लंबाई भी इंच में है, तो इसका यूनिट जो है वो इंच पर इंच होता है। क्या होता है? इंच पर इंच, क्योंकि ऊपर भी इंच है और नीचे भी इंच है। आप समझ गए ना? यस सर। तो इसकी जो यूनिट है दैट विल बी इक्वल टू इंच पर इंच, इंच पर इंच। तो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान कर्व ड्रा करें तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है कि अगर हम किसी भी मटेरियल के स्ट्रेस को वर्टिकल डायमेंशन में ले ले, आपको ये सामने एक कर्व नजर आ रहा है? यस सर। अब इसमें अगर आप देखें तो वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस है और वो किस में है? पीएसआई में है। किस में है? पीएसआई मींस पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, और इसका जो स्ट्रेन है वो इंच पर इंच है। क्या है कि इंच। तो अगर आप देखें ये कर्व आपको क्या बताता है? व्हाट डज इट कर्व? ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट की, ये आपको क्या बताता है? व्हाट डज इट? चेंज इन लेंथ सर। इसमें डिफॉर्मेशन सर। डिफॉर्मेशन तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ना, और वर्टिकल पे आपका स्ट्रेस है और नीचे जो है वो यूनिट डिफॉर्मेशन है, स्ट्रेन है। यस सर। ये 4 कर्व्स आपको क्या बताती है? व्हाट डज दीस 5 कर्व इंडिकेट? क्या आप समझ रहे हैं इस कर्व से? सर इस कर्व से सर किसी भी बॉडी के सर स्ट्रेस और स्ट्रेन मालूम होते हैं सर, इसमें कितना लोड उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए ना, आपके पास आप क्या कर रहे हैं कि आपने कंक्रीट को यूटीएम पे रखा है, आप उस पे वो डाल रहे, लोड डाल रहे, और साथ साथ उसका स्ट्रेन भी मालूम कर रहे और स्ट्रेस भी मालूम कर रहे। तो उसके बाद आपने एक कर्व बनाई जो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है कि एक कॉलम में आपने लिख दिया स्ट्रेस और दूसरे कॉलम में क्या लिखा है? स्ट्रेन। अब उन वैल्यूज को जब आपने प्लॉट किया तो आपको इस तरह के कर्व्स मिल रहे हैं। इस कर्व से आप क्या मुराद लेते हैं? ये लिखा हुआ है 1500, फिर 2500, फिर 5000, फिर 6000, क्या है ये? और ये जी, एनीबॉडी इन दी जी, कोई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या आपको बताना चाहता है? ये ताकत सर, कंक्रीट की ताकत बता रही है सर। ताकत तो बता रही है। 2 रिलेशनशिप है। किस चीज की रिलेशनशिप है? स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। स्ट्रेन की। अब ये
4 कर्व है, 1500 PSI के लिए एक कर्व है, 2500 के लिए दूसरा कर्व है, फिर जो 5000 ऊपर हम जाते हैं तो कर्व की शक्ल बदल जाती है, 6000 पे जाते हैं तो कर्व और भी ऊपर चली जाती है। इसका क्या मतलब है? किसी को भी इसका कोई मतलब समझ आती है? एनीबॉडी इन द कनेक्टेड, कोई इस पे कमेंट कर सकते हैं? ये 4 किस्म की कंक्रीट को टेस्ट किया गया ना, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो एक की 1500 है, एक की 2500, एक की 5000 और एक की 6000 है। ये आपको FC प्राइम नजर आता है ना, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो है उस कंक्रीट की सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद जो आई है वो 1500, 2500, 5000 और 6000। इसमें जब इन्होंने एक स्ट्रेस कर्व इनके ड्रा किए हैं तो वो एक जैसे नहीं आए हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ आए हैं। तो ये क्या मैं बता रहा है? एनीबॉडी? अच्छा चले, ये मुझे बताए कि जब कर्व लेफ्ट साइड पे ज्यादा जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? स्ट्रेन कम होगा कि ज्यादा होगा? लेफ्ट साइड पे ज्यादा, लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं ना, तो स्ट्रेन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल उस पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन की वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, 0.001, 0.00। यस सर, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, लेकिन किसके लिए बढ़ती जा रही? 1500 के लिए। जो ही आप 2500 पे जाते हैं तो स्ट्रेन कम होता है, और आप 5000 पे और भी कम। 5000। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी भी आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसका स्ट्रेन जो है वो कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, जितनी इसकी कुव्वत बढ़ेगी इसकी जो डिफॉर्मेशन है उसकी सलाहियत कम होगी, कम होगी। इसकी स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप दी, या आप लिख ले, the stress strain curves for various the stress strain curves for various एक मिनट सर, एक मिनट। yes, the stress strain curves for various types of cylindrical strength of concrete, for various cylindrical strength of concrete। सिलेंडर स्ट्रेस ऑफ हाँ जी, कंक्रीट। cylindrical ये जो लिखा हुआ है ना FC प्राइम, ठीक है सर। the stress strain curve for various cylindrical strength of concrete show that when the strength of concrete increases, when the strength of concrete increases, the deformation or the strain decreases. The deformation. When the strength of concrete increases, the deformation or the strain of the strain of concrete decreases. अच्छा जी, इसके बाद जो इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है वो आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? EC क्या किसके बराबर है? E सबस्क्रिप्ट C, E के साथ छोटा c लिखा हुआ है। हाँ जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है? ये आपको सामने नजर आ रहा है कि नहीं? जी जी सर, तो क्या लिखा नजर हुआ आ है? रहा है। बताए ना क्या लिखा हुआ है? AC इज इक्वल टू 57,000 57,000 अंडर रूट FC प्राइम। ठीक है, FC प्राइम। जी यस सर। सर। अगर आप मुझे इन तीन की EC मालूम करें, अगर FC प्राइम 6000 हो तो मुझे वैल्यू बताए क्या होगी, अगर ये 5000 हो तो क्या होगी, और 4000 होगी तो क्या होगी? अब बात समझ गए? जी सर। what will be the modulus of elasticity EC? अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये कर ले। EC इज इक्वल टू आपके पास 57,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 6000 अंडर रूट
अंडर रूट है 6000, तो क्या आ जाएगा? हाँ जी करे। हाँ जी क्या आ जाएगा? 57,000 into 6,000 अंडर रूट। 57,000 into 657 6000 अंडर रूट करें ना पहले, फिर 57,000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपकी? यार ये तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये आप लोग 4 बंदे मिलके इतनी छोटी सी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सर कैलकुलेटर नहीं है सर, कैलकुलेटर नहीं है, बाकी कैलकुलेटर रख के ना, कैलकुलेटर रख के नहीं, मोबाइल से करें ना। ओके सर। तो ये तो इतना आसान सा काम है, इसको आप अगर हाँ जी क्या रहा है? 6000 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 57,000। 6,000 under root multiply by 6,000. यार ये बाकी लोग कर लेना आपके पास, ये कितना बड़ा काम है। 6000 अंडर रूट जब 57,000, ये तो मेरे ख्याल में ये मेरा छोटा बच्चा जो है ना 1 सेकंड में कर लेगा इसमें। आई डोंट नो कि मुझे वैल्यू तो बता देना। अंडर रूट 6000 का क्या वैल्यू आता है? 6000 अंडर रूट का क्या आता है? आप तो गायब हो गए, इस तरफ कोई बहुत बड़ी, अब आपको तो आगे आगे जाके डिजाइन करना है, बहुत सारा काम करना है, तो आप 6000। 77 point. हाँ सर कैलकुलेटर नहीं है सर यहाँ पे। यार आपके मोबाइल पे कैलकुलेटर नहीं है? 6000 अंडर रूट आप नहीं कर सकते? सर उसमें वो सिंपल कैलकुलेटर है सर, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अंदर नहीं है सर। तो आप घरों में बैठे तो आप अपना कंप्यूटर 6,000 कैलकुलेटर ले ना, आपके कैलकुलेटर है ही नहीं आपके पास, आप है तो नहीं। 77.45 आता है सर। I think 77.45 दरब 57,000, तो ये आ जी जाएगा सर 77 क्या आता है? 0.45 77.45. अच्छा 77.45, चले 77.45 को 57,000 से मल्टीप्लाई करें। multiply by 57,000 सर 441520.10 सर 4414,650 आता है सर। हाँ 4414,650, ये क्या आपका? ये PSI इसका आ गया ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 4414 650 ठीक है, 4414,650। और अगर ये 650 5000 हो जाए तो फिर ये कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये अपना म्यूट करे प्लीज, अपना ये आवाज म्यूट करे तो मेरी आवाज आपको सुनाई। हाँ तो ये फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो तो हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम डिटरमिन कर सकते हैं। और इससे ये भी हमें पता चलता है, इट आल्सो गिव्स दैट द मोर वैल्यू ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ विल गिव द मोर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बात समझ गए? तो जितना आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। अब बात समझ गए? उसके बाद जो नेक्स्ट है, ख्याल में इसको वो हमारी ड्यूरेबिलिटी है। ये किस तरह जाएगी? ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी क्या है? व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी?
व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबल का क्या मतलब है? व्हाट इज मेंट बाय ड्यूरेबल? हाँ जी, व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? मिस्टर रियाजत, ड्यूरेबिलिटी किसको कहते हैं? ड्यूरेबल का क्या मतलब है उर्दू में? ड्यूरेबल यार हम आई कहते थिंक हैं दुगुनी, हाँ? दुगुनी सर, दुगुनी नहीं नहीं, या दोहरी दोहरा, दोहरा। नहीं नहीं, मिस्टर जुहैब या मुस्तजाब, ड्यूरेबिलिटी व्हाट इज मेंट बाय ड्यूरेबिलिटी? व्हाट इज मेंट बाय ड्यूरेबिलिटी? हाँ जी, ड्यूरेबल किसी चीज पायदार को कहते हैं। यार आप लोगों को ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है, पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस्तवार, है। इस्तवार और इस्तवार या मजबूती सर। नहीं, ड्यूरेबल सिंपल, पायदार। इस्तवार छोड़ो यार, पायदार। ड्यूरेबल मींस कि आप कोई जूता लेते हैं, आप कहते हैं ड्यूरेबल हो, तो आप मजबूत हो सर, मजबूत। मजबूत नहीं यार, मजबूत अलग चीज है, मजबूत को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ड्यूरेबल मींस पायदार, जिसकी उम्र पायदार, ज्यादा, जिसकी उम्र ज्यादा हो। जाहिर है, जो चीज मजबूत होगी उसी की उम्र ज्यादा होगी, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप एक चीज मजबूत है, लेकिन कई दफा उसकी उम्र इसलिए भी ज्यादा नहीं है कि उसके अंदर बाकी प्रॉपर्टीज भी है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट ये है कि कंक्रीट बैरूनी अवामिल के सामने, उसके अंदर फोर्सेस है, उसके अंदर मौसमी असरात है, उसके अंदर और बहुत सारी फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स के सामने कंक्रीट कितना देर पा है और कितना ज्यादा वो अरसा जो है वो अपना काम करता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। तो कंक्रीट शुड बी, उसके अंदर क्वालिटी हो कि उसके ज़ाहिर मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर ये क्वालिटी भी हो कि वो मौसम सरात को भी जो है वो रेजिस्ट करके, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। केमिकल एक्शन के जो बारिश में, जो हवा में मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, उसके खिलाफ भी वो, और उसके ऊपर अगर कोई चलता हो, कोई गाड़ियां चलती हो, कोई और, तो वेयर टेयर को भी वो सस्टेन करे। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी। of the concrete is the property to sustain against various weathering, chemical actions, wear and tear, uh, different kinds of freeze and thaw action, cooling and heating action, and also the alkali resistant, the sulfate attacks, and all these chemical attacks. These are called the durability of concrete. ठीक है जी? ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमने बात की कि केमिकल अटैक्स जो है वो कंक्रीट पे आते हैं, और कंक्रीट जो है वो उस पे मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स जो है वो अटैक करती है, जिसमें मिसाल के तौर पे जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है, बारिश के पानी, तो कार्बोनिक एसिड बनता है। इसी तरह सल्फेट्स है, सोडियम्स है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, और मुख्तलिफ किस्म की जो एलिमेंट्स हैं वो कंक्रीट को डिसइंटीग्रेट करता है। दिस इज कॉल्ड द कंक्रीट डिटोरेशन भी इसको हम कहते हैं। और इसके लिए अगर आप, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कराची में जब नॉर्मली हम फाउंडेशन में जो सीमेंट डालते हैं, नॉर्मली दैट सीमेंट इज नॉर्मली सल्फेट रेजिस्टेंस, दैट इज सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड टाइप 5 सीमेंट। तो अभी कुछ तस्वीरें आपको नजर आएंगी, ये आपको तस्वीरें नजर आ रही है ना? तो ये आप देखें, इन तस्वीरों में बेसिकली यू सी के ये जो नीचे लेफ्ट साइड पे एक ब्रिज की पियर्स है या उसकी जो पिलर्स हैं, वो नीचे जमीन के अंदर जब पानी में सल्फेट रेजिस्टेंस की वजह से वो उसकी इरोजन हो गई है। दूसरी तरफ आप देखें तो जो सीमेंट का बीम का जो दूसरी तरफ आप देखें तो कवर जो है वो इरोजन की वजह से गिर गया है। इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो केमिकल, वाटर में केमिकल की वजह से आपकी कंक्रीट जो है वो डैमेज हो गई है। इसी तरह आपको सरिये नजर आ रहे हैं, ये जो स्लेब के सरिये हैं जो इसके ऊपर वो है, और जब पानी ये
बाद में इस तरह स्टील की तरफ जाता है तो स्टील को फिर जंग करता है और वो उसकी ताकत जो है वो खत्म होती है। इसी तरह अगर आप सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, कोई बड़ा सीवर है जिसके अंदर गंदा पानी जा रहा है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स है और वो उसको डैमेज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह राइट साइड पे आप देखें तो कंक्रीट के अंदर क्रैक्स। तो ये जो भी जितनी भी आपको 5-6 तस्वीरें नजर आ रही है, बेसिकली दीज आर शोइंग the take of various chemicals on the concrete। ठीक, कंक्रीट की क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो वाटर टाइट हो। वाटर टाइट का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी आसानी से न जाए और वो ऊपर से उसको वो सही डेंस हो। और क्योंकि अगर उसके अंदर पानी ज्यादा जाएगा और अंदर घुसेगा और उसके अंदर, तो एक तो ये कि गर्मी और सर्दी में की वजह से वो उसके टूट फूट का शिकार होगा। और उसके अलावा ये है कि इसके अंदर जो है वो सीपेज भी करेगा। तो इसलिए कंक्रीट की बड़ी क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि इट शुड बी वाटर टाइट। एक और क्वालिटी कंक्रीट की ये है कि कंक्रीट की वॉल्यूम चेंज होता है। जब इसमें हम पानी डालते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब ये सूखता है और तो इसकी वॉल्यूम कम होता है और उसके अंदर क्रैक्स आते हैं। दिस इज कॉल्ड श्रिंकेज एंड वॉल्यूम चेंज। तो इस श्रिंकेज को रोकने के लिए आरसीसी में नॉर्मली हम श्रिंकेज स्टील डालते हैं, जबकि नॉर्मल उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स डालते हैं ताकि इसकी श्रिंकेज को हम कंट्रोल कर सके। इसी तरह क्रीप जो है ये भी एक क्वालिटी है कंक्रीट की, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि कंक्रीट ज्यादा अरसे के बाद उसकी जो लंबाई है वो उसमें इजाफा होता है, खासकर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में, जिसकी वजह से उसको डिफ्लेक्शन या उसकी जो झुकाव है वो बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रीप। वक्त के साथ, और ये काफी अरसे तक जारी रहते हैं, मतलब सालों तक ये क्रीप स्लो फैक्टर होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ कंक्रीट में डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ती है। इसी तरह डेंसिटी की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो नॉर्मल कंक्रीट है उसकी डेंसिटी 140 से 150 पाउंड पर फीट है, और जो हम हैवी वेट कंक्रीट की तरफ जाते हैं तो फिर इसका जो वो है वो बढ़ जाता है। हमारे पास जो 3 मिनट और है। इसी तरह लाइट वेट कंक्रीट की हमने बात की थी कि लाइट वेट कंक्रीट जो है वो कंक्रीट है कि जिसमें हम नॉर्मली लाइट वेट एग्रीगेट्स यूज करते हैं, और इसमें सॉरी वो लिखाई की वजह से वो सब उस पे आ गया। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ किस्म के उसमें देखें तो 85 से लेकर इवन 75-35 पाउंड पर क्यूबिक फीट। तो ये नॉर्मल कंक्रीट जो तकरीबन 145-150 पाउंड पर क्यूबिक फीट होता है, जबकि लाइट वेट कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो मतलब 110 पाउंड पर क्यूबिक फीट से लेकर इवन 30-35 तक भी हम इसको ला सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें स्पेशल एग्रीगेट यूज होते हैं, लाइट वेट एग्रीगेट्स यूज होते हैं, और कई दफा हम केमिकल रिएक्शन से भी उन एग्रीगेट्स को लाइट वेट करते हैं। और नॉर्मली लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि लाइट वेट कंक्रीट जो है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते स्ट्रक्चर कंक्रीट में आरसीसी के तौर पे, लेकिन इसको हम नॉर्मली डेड लोड के तौर पे यूज करते हैं जहां हम चाहते हैं कि जो है लोड कम हो, और इसको पार्टीशन में यूज करते हैं, इसमें इंसुलेशन में यूज करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट में इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो हैवी वेट कंक्रीट है ये भी स्पेशल कंक्रीट है जहां पे हम इसकी डेंसिटी को 380 तक 85 तक भी बढ़ा देते हैं। इसमें कंक्रीट में एग्रीगेट्स के अलावा, नॉर्मल एग्रीगेट के अलावा, हम स्टील के बाल्स यूज करते हैं जिसको ब्राइट्स भी कहते हैं, और इसमें स्टील के बाल्स भी यूज होते हैं, स्टील पंचिंग्स भी यूज होते हैं। और ये जो स्टील है बेसिकली हम हैवी वेट स्टील जो है ये हम एटॉमिक रिएक्टर्स में हम जो है इसे जहाँ पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट चाहिए तो हम वहाँ हैवी वेट कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये है कि ये नॉर्मल कंक्रीट नहीं है, इसलिए कि इसकी स्ट्रेंथ तो मतलब वेट बहुत ज्यादा होता है और इसकी कास्ट भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये हम स्पेशल ऑटोक्लेव के जो ओवन्स है उसमें यूज कर सकते हैं। हमारे जो ये सीमेंट फैक्ट्री के बड़े ओवन्स हैं उसमें
या हमारी जो एटॉमिक रिएक्टर्स है उसके अंदर हम हेवी वेट कंक्रीट जो है वो यूज करते हैं। ये आपको एक और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि पानी जब जब हम बढ़ाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक हद तक तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जो है वो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। आप अगर इधर देखें तो इसमें वाटर सीमेंट रेशियो जब 0.4 थी तो स्ट्रेंथ एयर इंटेंट पे 4300 है और आगे 54, लेकिन जब हम पानी बढ़ाते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पानी एक हद से बढ़ाने से जो है पानी जो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। इसलिए हमें पानी को भी कंट्रोल करना है, लेकिन दूसरी तरफ स्लम्प को या वर्केबिलिटी को भी कंट्रोल करना है। ये आपको दिखाता है ये स्लाइड के किस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो इंग्रीडियंट्स हैं उनका आप जब मिक्स करेंगे तो किस तरह के इंग्रीडियंट्स, अगर आप आम कोई काम करना चाहते हैं तो